हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7, राइट। तो ये सॉल्व एग्जाम्पल 7 है अबाउट भावेश एंड चंद्रा। बट ये सॉल्व करने से पहले मैं अभी लेक्चर की शुरुआत में ही होमवर्क डिस्कस करना चाहता हूँ, राइट। तो सब लोग होमवर्क के लिए मैं कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूँ अपने टेक्स्ट बुक में ओपन करो। तो होमवर्क के लिए आज का आपका क्वेश्चन है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 1, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अनसॉल्व एग्जाम्पल 1। आपके टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व एग्जाम्पल 1 ये आपका आज का होमवर्क है जो स्टार्ट टू एंड आपको करना है, राइट। इस पर अगेन मैं कोई डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा। ये आपको स्टार्ट टू एंड खुद से सॉल्व करना है, पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करना है, टैली खुद से करना है, इसमें नया कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये विक्रम एंड प्रज्ञा के बारे में है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने 2:3 दिया है। उनकी बैलेंस शीट दी है, लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, दोनों का कैपिटल है। एसेट्स में कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स है, राइट। नीचे वो कह रहे हैं कि दे एग्रीड टू एडमिट अवनी on as a new partner and अवनी क्या करेगी? अवनी shall have 1/4 share in future profit, yes or no। दूसरा, अवनी brings 37,500 as capital, पैसा लाया कैपिटल के लिए, and 30,000 as his share of goodwill। तो अवनी कैपिटल के लिए भी पैसा ला रही है, गुडविल के लिए भी पैसा ला रही है। तो ये हमने बहुत बार किया हुआ एडजस्टमेंट है, yes or no। तीसरे एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग 37,500 है बैलेंस शीट में, उसको बढ़ाना है, 45 पे लेके जाना है, अप्रिसिएट करना है। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, फर्नीचर को 10% से कम करो, सिंपल है, ये सॉर्ट नो। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स दैट इज आरडीडी टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर, ये भी सिंपल है। एंड सिक्स्थ एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 82,500। तो ओरिजिनल बैलेंस शीट में स्टॉक देखोगे तो 75,000 है, एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि उसे 82,500 यानी कि बढ़ाओ, इंक्रीज करो। तो ये भी एडजस्टमेंट सिंपल है। तो ये सम आपसे बनना चाहिए। इसमें एक्स्ट्रा क्या है? तो उन्होंने लास्ट कहा है कि कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर लोन अकाउंट। ये भी हमने किया हुआ है। डाउट है तो लेक्चर निकालो लोन वाले एंड चेक करो कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये भी आपसे बनना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक इज योर टुडेज होमवर्क जो स्टार्ट टू एंड आपको सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? अब चलते फिर से जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7 एंड नाउ दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। तो अगर ये आज हमारा कंप्लीट हुआ तो दिस इज आवर लास्ट लेक्चर, नहीं कंप्लीट हुआ तो कल का लेक्चर विल बी आवर लास्ट लेक्चर। इज इट क्लियर? ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। एंड नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, राइट। तो ये टेक्स्ट बुक का हमारा बचा हुआ आखिरी समय, बाकी सारे हमने सॉल्व कर लिए या मैंने होमवर्क के लिए आपको बताए थे। अब तक मैंने सिर्फ 2 ही आपको होमवर्क दिए हैं, तो ये आपसे बने होंगे, यस और नो। बाकी के सारे सम्स हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। इज इट क्लियर? आज का होमवर्क मिला के टोटल 2 या फिर 3 मैंने होमवर्क के लिए आपको दिए हैं। इज इट क्लियर? बट वो इजी है, हमने किए हुए ट्रांजैक्शन ही उसी में है, कुछ नया नहीं है, इसलिए मैंने होमवर्क के लिए दिया है, आपसे बनना चाहिए, राइट। चलो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द एग्जाम्पल नंबर 7, ये सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7। क्या कह रहे हैं? पढ़ते हैं, समझते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं एंड सॉल्व करते हैं। तो वो कह रहे हैं द बैलेंस शीट ऑफ भावेश एंड चंद्रा who are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1, राइट। तो कौन कौन पार्टनर है यहाँ पर? भावेश एंड चंद्रा है, उनका रेशियो 3:1 है, तो उसे मार्क करो एज देयर ओल्ड रेशियो, राइट। फिर बैलेंस शीट में उनके पास क्रेडिटर्स, वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, भावेश कैपिटल एंड चंद्रा का कैपिटल। एसेट्स में बैंक है, डेटर्स में से ऑलरेडी आरडीडी सब्ट्रैक्टेड है, बिल रिसीवेबल है, स्टॉक है, बिल्डिंग है एंड गुडविल है। याद रखो बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल है, राइट। तो फिर हम उस गुडविल के साथ क्या करेंगे? हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त याद रखना है कि देयर इज अ गुडविल इन बैलेंस शीट, सो वी नीड टू, अगर गुडविल नया पार्टनर लेके आ रहा है या रेज करने के लिए कहा है तो ये हमें पुराना गुडविल कंसिडर करना पड़ेगा व्हाइल सॉल्विंग गुडविल की एडजस्टमेंट, राइट। देखते हैं नीचे क्या दिया है। Alia was admitted on 1st April 2018 for 1/5 share on the following terms। तो आलिया को आपने नया पार्टनर बिजनेस में लिया एंड उसे बिजनेस में से 1/5 हिस्सा दे रहे हो, राइट। उन्होंने कहा है पहला एडजस्टमेंट, Alia shall bring ₹20,000 for her share of goodwill and necessary amount for her share in capital या for capital in cash। तो वो कह रहे हैं आलिया 20,000 रुपए गुडविल के लिए लाएगी एंड नेसेसरी अमाउंट कैपिटल के लिए लाएगी, बट उन्होंने कैपिटल की अमाउंट नहीं बताई है। क्यों नहीं बताई है? वी डोंट नो, आगे पढ़ने के बाद मे भी कुछ दिया होगा, ये सर नो। तो अभी बस हमें क्या समझ में आ रहा है कि आलिया ने 20,000 रुपए गुडविल के लिए दिया एंड सफिशियंट अमाउंट उसने कैपिटल के लिए दे दी इन कैश। मतलब आलिया गुडविल भी कैश में ला रही है एंड कैपिटल भी कैश में ला रही है। इज इट क्लियर? सिर्फ वो कैपिटल के लिए कितना कैश ला रही है वो नहीं दिया है, ठीक है। अब गुडविल के लिए वो कैश ला रही है, कितना ला रही है? 20,000। तो इस एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हम गुडविल के बारे में सोचेंगे, कैपिटल बाद में देखते हैं अगर कुछ कहा है क्या उन्होंने। दूसरा एडजस्टमेंट, अंजू
an old customer whose account was written off as bad has paid 400 in cash in full settlement of her dues। तो वो कह रहे हैं अंजू हमारी कोई एक कस्टमर थी जिससे हमें 400 रुपये आने थे जो हमने बैड डेब्ट्स करके बुक से हटा दिए। मतलब अभी बैलेंस शीट में या कहीं पर अंजू से आने हुए पैसे या आने वाले पैसे की एंट्री नहीं है जो हमने एज अ बैड डेब्ट्स हटा दिए, बट आज अंजू ने हमें 400 रुपये दे दिए, राइट, ठीक है, तो 400 रुपये आ गए। तो देखते इसका करना क्या है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी टेकन एज 40,000। तो पुरानी लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 है, वो कह रहे हैं एडजस्टमेंट में 40,000 करो, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाना है। सिंपल एडजस्टमेंट है। चौथी एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू बी इंक्रीज बाय 10,000। वर्कमैन कंपेंसेशन को 10,000 से इंक्रीज करना है। लायबिलिटी में है वर्कमैन कंपेंसेशन 30,000 में 10,000 आपको बढ़ाना है। देखते करना क्या है। फिर पांचवें एडजस्टमेंट में अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम 200 टू बी अकाउंटेड फॉर। अनअकाउंटेड मतलब अकाउंटिंग में अभी तक हमने इंक्लूड नहीं किया ऐसा 200 रुपया अक्रूड इनकम है, यानी कि आना बाकी है, अक्रूड इनकम पैसा आना बाकी है, उसे अकाउंटिंग में इंक्लूड करो। करते हैं, देखते सॉल्व करते वक्त। एंड सिक्स एडजस्टमेंट विच इज इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट फॉर अस, क्या कह रहे हैं द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स are to be in new profit sharing ratio taking old partners total capital as base after adjustment actual cash to be paid off or brought in by the partners for adjusting their capital accounts। इससे पहले हमने पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट करने की एडजस्टमेंट की है, बट वहां पर क्या करते थे हम पार्टनर्स कैपिटल को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करते थे बाय टेकिंग बेस एज अ नए पार्टनर का कैपिटल। तो नए पार्टनर का कैपिटल, नए पार्टनर का हिस्सा हम कंपेयर करते थे, उसके हिसाब से हम पुराने पार्टनर्स का कैपिटल कैलकुलेट करते थे। यस और नो? अभी तक हमने जब भी कैपिटल कैलकुलेट किया तो नए पार्टनर का रेशो एंड नए पार्टनर का कैपिटल बेस लेके हम पुराने पार्टनर्स का कैपिटल रिकैलकुलेट करते थे। बट यहां पर वो उल्टा कह रहे हैं, यहां पर वो कह रहे हैं कि पुराने पार्टनर का कैपिटल या पुराने पार्टनर का टोटल कैपिटल बेस लो, राइट, एंड फिर तीनों पार्टनर्स का कैपिटल कैलकुलेट करो एज पर न्यू पीएसआर। तो दिस इज न्यू पार्ट फॉर अस, इसलिए ये मैंने सम लास्ट में रखा है, ऐसा एक ही सम है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो कैसे सॉल्व करना है, सिक्स एडजस्टमेंट सॉल्व करते हो देखते हैं। अभी सिक्स एडजस्टमेंट का टेंशन मत लो, राइट, तो देखते हैं हाउ टू डू दैट, राइट। तो हमें करना क्या है, तूने लास्ट लाइन पे कहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर अलियास एडमिशन। तो वही हमें बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट मैं एक्स्ट्रा अकाउंट कौन सा बनाऊंगा, तो देखो बैलेंस शीट में क्या है, पहले लाइन पर एसेट्स में बैंक है तो मैं बैंक अकाउंट एक्स्ट्रा बना रहा हूं। तो फर्स्ट पेज पे मैं आ रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ भावेश एंड चंद्रा, उसके नीचे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल में 3-3 कॉलम दोनों तरफ एंड बैंक अकाउंट। उन्होंने पूछा नहीं है बट एज यूजुअल हम बना रहे हैं। सेकंड पेज पे मैं बना रहा हूं बैलेंस शीट, ऊपर में लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ भावेश चंद्रा एंड आलिया न्यू फर्म बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्मेट है, उसी प्रकार से मैंने बनाया। इज इट क्लियर? हमें लेजर्स बनाने हैं, हमें जर्नल एंट्री वगैरह कुछ नहीं देना है, राइट। चलो तो शुरुआत करते हैं इन लेजर्स की बाय स्टेप नंबर 1। टोटल कितने स्टेप्स फॉलो करने हैं? 4। स्टेप 1 क्या कहता है, पुराने पार्टनर्स का कैपिटल उठाओ भावेश एंड चंद्रा का और उन्हें कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखो एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। भावेश के कॉलम में 32,000 एंड चंद्रा के कॉलम में 28,000, राइट। ये हमारे स्टेप 1 के हिसाब से मैंने कैपिटल लिख लिया। स्टेप 2 क्या कहता है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो उन्हें पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो यहां पर है क्या जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड? आंसर इज यस। कैपिटल के ऊपर ही मुझे दिख रहा है जनरल रिजर्व 24,000, यस और नो? तो इस जनरल रिजर्व को मैं उठाऊंगा, यस और नो? इस जनरल रिजर्व को मैं उठाऊंगा एंड पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो मैं लिख रहा हूं बाय जनरल रिजर्व 24,000 का जनरल रिजर्व है, पुराना रेशियो है हमारे पास 3:1, तो 24,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो भावेश को मिल रहा है 18,000 एंड चंद्रा को मिल रहा है 6,000। तो जनरल रिजर्व 24,000 था, मैंने 3:1 18,000 एंड 6,000 दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। तो स्टेप 2 के हिसाब से हमने क्या किया, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया। चलते हैं ऑन स्टेप 3। स्टेप 3 क्या कहता है, जो मेरा बैंक अकाउंट है पुराने बैलेंस शीट से एसेट्स में से बैंक का बैलेंस उठाओ, उसे बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखो। तो एसेट साइड में बैंक कितना दिख रहा है 20,000, उसे उठाओ एंड बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। इज इट क्लियर? तो बैंक का बैलेंस मैंने बैंक अकाउंट में लिख लिया एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। दिस बिकेम माई स्टेप नंबर 3। स्टेप 1 पार्टनर्स कैपिटल लिख लिया, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट किया एज पर स्टेप 2 एंड स्टेप 3 के हिसाब से बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में लिख लिया, राइट। तो मेरी पहली 3 स्टेप कंप्लीट हुई। चलते हैं चौथे स्टेप पर। चौथा स्टेप क्या कहता है, सॉल्व द एडजस्टमेंट, ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट यू हैव टू गिव डबल इफेक्ट। तो हर एक एडजस्टमेंट हमें सॉल्व करनी है और हर एक एडजस्टमेंट को मुझे डबल इफेक्ट देना है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट,
फर्स्ट एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं आलिया शैल ब्रिंग 20,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर हर शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश। तो वो कह रहे हैं आलिया ने कैश लाई गुडविल के लिए 20,000 एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर कैपिटल। तो कैपिटल कितना है, आलिया का कैपिटल नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि यहां पर हमें सिक्स्थ एडजस्टमेंट में कहा है कि तीनों पार्टनर का कैपिटल नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है, बट यहां पर आपको पुराने पार्टनर्स का कैपिटल बेस लेना है। उसे कैसे सॉल्व करना है वो हम एडजस्टमेंट 6 के वक्त देखते हैं। तो अभी आलिया ने कितना कैपिटल लाया, हमारे पास अमाउंट है क्या? आंसर इज नो। वो हमें कब मिलेगी? आफ्टर सॉल्विंग एडजस्टमेंट 6। तो अभी कैपिटल लाने की एंट्री मुझे नहीं करनी है, तो इस एडजस्टमेंट में मैं केवल गुडविल जो ला रहा है उसकी एंट्री करूंगा। तो आलिया कितना गुडविल ला रही है? 20,000 रुपीज गुडविल ला रही है, यस और नो? तो आई हैव टू डू अकाउंटिंग फॉर गुडविल ओनली, या जो गुडविल के लिए 20,000 आलिया लेके आई उसी के लिए मुझे अकाउंटिंग करना है। कैपिटल का अकाउंटिंग या आलिया का कैपिटल का अकाउंटिंग मैं एडजस्टमेंट 6 में करूंगा। अभी मैं केवल गुडविल का अकाउंटिंग कर रहा हूं। तो 20,000 गुडविल ला रही है, कैश मिला रही है। कैश कहां जमा होगी? बैंक अकाउंट में, क्योंकि हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं। तो गुडविल लाने का पहला एंट्री मैं बैंक अकाउंट के डेबिट में लिख रहा हूं, टू गुडविल 20,000, यस और नो? अब गुडविल कैश में आया, तो जब भी गुडविल कैश में आएगा उसका सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स को हम सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट यहां पर ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो बनेगा। तो मैं ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो यानी कि सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं बाय गुडविल। टोटल 20,000 गुडविल है, मैं पुराने पार्टनर्स को 3:1 यानी कि पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं 15,000 एंड 5,000। तो भावेश को मिलेंगे 15,000, चंद्र को मिलेंगे 5,000। इज इट क्लियर? तो यहां पर आलिया ने जो गुडविल लाया 20,000 गुडविल, वो बैंक में जमा हुआ, उसका एक इफेक्ट, एंड गुडविल आने की वजह से पुराने पार्टनर्स का फायदा है, तो वो पुराने पार्टनर्स के क्रेडिट में हमने उनके सैक्रिफाइस रेशियो यानी कि ही ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो यहां पर गुडविल लाने का डबल इफेक्ट हुआ। लेकिन टेक अ पॉज, मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त कहा था कि बैलेंस शीट में देयर इज अ गुडविल, यस और नो? एसेट्स में देखो देयर इज अ गुडविल। कितना गुडविल है हमारे पास एसेट्स में? हमारे पास 42,000 का गुडविल है। तो नए पार्टनर ने तो गुडविल लाया, उसका डबल इफेक्ट हो गया, बट इस पुराने गुडविल का क्या करेंगे? तो जब नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसा लेके आता है, तो हमने कुछ सम्स पहले मैंने आपको कहा था कि अगर बैलेंस शीट में गुडविल है एंड उसके बारे में कुछ नहीं कहा है एंड नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसा लेके आ रहा है, तो आपको पुराना गुडविल को राइट ऑफ करना है। क्या करना है आपको? पुराने गुडविल को राइट ऑफ करना है, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट से आपको हटा देना है। तो कैसे हटाना है? सिंपल, जो बैलेंस शीट वाला गुडविल है 42,000 उसको उठाऊंगा, मैं पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखूंगा। राइट ऑफ यानी कि पार्टनर्स को डेबिट होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू गुडविल 42,000 गुडविल को मुझे 3:1 में राइट ऑफ करना है। तो 31,500 मिलेगा भावेश को एंड 10,500 मिलेगा चंद्रा को। सो 42,000 गुडविल को मैंने पुराने पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ किया, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में एंट्री आई। इज इट क्लियर? ये उन्होंने नहीं कहा है, ये हमने हमारी तरफ से किया, क्योंकि सम सॉल्व करते वक्त हमें दिखा था कि बैलेंस शीट एसेट्स में देयर इज अ गुडविल एंड नीचे एडजस्टमेंट में पार्टनर भी गुडविल के लिए पैसा ला रहा है। तो पार्टनर ने जो गुडविल के लिए पैसा लाया उसका हमने डबल इफेक्ट दिया एज यूजुअल, उसमें कोई चेंज नहीं है। बट जो बैलेंस शीट वाला गुडविल था उसका क्या करना है? तो उसे मैंने राइट ऑफ कर दिया। इज इट क्लियर? तो राइट ऑफ का एक ही एंट्री होगा, क्योंकि ये बैलेंस शीट का आइटम है, सो वी हैव टू राइट इट वंस। जैसे हम जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वैसे ही मैंने गुडविल को दोनों पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ कर दिया। इज इट क्लियर? राइट? तो यहां पर हमारी पहली एडजस्टमेंट के हिसाब से गुडविल लाया, उसका डबल इफेक्ट हुआ, एंड जो पुराना बैलेंस शीट में गुडविल था उसको मैंने पुराने पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ कर दिया। तो वी आर डन विथ एडजस्टमेंट 1। चलते हैं ऑन एडजस्टमेंट 2। एडजस्टमेंट 2 में क्या कह रहे हैं? अंजू, an old customer whose account has been written off as bad, rupees 400 paid cash in full settlement of her dues। तो वो कह रहे हैं कि अंजू नाम की आपके कस्टमर थी जिससे 400 रुपए आने थे, जो राइट ऑफ कर दिया आपने, एज अ बैड डेब्ट्स हटा दिए। राइट? मतलब अंजू से पैसा आना है ऐसा अभी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिख रहा है, यस और नो? लेकिन अंजू आज अचानक से आ गई और बोले कि अरे वो 400 रुपए तुम्हें देने थे ना, ये 400 रुपए लो। तो जो बैड डेब्ट्स करके हमने बुक से हटाई हुई अमाउंट थी आज हमें अचानक से मिल गई, तो हम बोलेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, हमने राइट ऑफ कर दिया, नहीं चाहिए। हम बोलेंगे अरे दे दो 400 रुपए। तो जो अमाउंट हमने एज ए राइट ऑफ की थी, बुक से हटा दी थी, आज हमें अचानक से मिल रही, तो हम ले रहे, यस और नो? तो ये 400 रुपए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है ही नहीं, क्योंकि हमने राइट ऑफ की है, हम ले रहे। तो इसका एंट्री क्या होगा? तो पहले तो इट इज वेरी सिंपल, आपको 400 रुपया क्या मिल रहा है? पैसा, कैश। तो पैसा आने की एंट्री मैं कहां करूंगा? बैंक के डेबिट में। तो जो 400 रुपए मुझे मिल रहे हैं वो मैं बैंक के डेबिट में लिख रहा हूं, टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। जो पैसा बैड डेब्ट्स करके हमने राइट ऑफ किया था, आज मैंने रिकवर किया, तो आई एम राइटिंग टू बैड डेब्ट्स रिकवर। कितना रिकवर किया मैंने बैड डेब्ट्स? 400 रुपीज। तो जो बैड डेब्ट्स करके पैसा डूब गया था उसे मैं रिकवर कर रहा हूं, तो बैड डेब्ट्स रिकवर इज 400। अब माय सिंपल क्वेश्चन इज, जो पैसा डूब गया था
वो आज रिकवर हुआ, मतलब हमारे लिए क्या है, फायदा या नुकसान? तो आंसर इज ये हमारे लिए फायदा है, यस और नो। 400 रुपये डूब गए थे, आज आपने रिकवर किए, आपको 400 रुपये जो डूबे हुए थे वो मिले, जो डूब गया था मतलब जो नहीं मिलने वाला था ऐसा हमें लग रहा था वो मिल गया, मतलब फायदा हुआ, यस और नो। जो हमने बैड डेब्ट्स करके बुक से हटा दिया था वो 400 रुपये मिल गए, बैंक में पैसा आ गया 400 रुपये, तो हमारे लिए फायदा है। तो इसका सेकंड इफेक्ट मैं दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 400 रुपीज। ये क्लियर है? तो यहां पर हमने 400 रुपये बैड डेब्ट्स रिकवरी की एंट्री दी, जो 400 रुपये डूब गए थे आज अचानक से मुझे मिल गया, ठीक है, क्या मिला, पैसा मिला, तो वो बैंक में जमा होगा 400 रुपया बैड डेब्ट्स रिकवरी का, एंड मेरा फायदा है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में चला गया, बाय बैड डेब्ट्स रिकवर 400। ये क्लियर है, राइट? तो यहां पर हमारा एडजस्टमेंट 2 के हिसाब से डबल इफेक्ट हो गया। चलते हैं एडजस्टमेंट 3 पर, वो कह रहे द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी टेकन एट 40,000। लैंड एंड बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 40,000 पे लेके आना है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा पुराने बैलेंस शीट में कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग मेरे पास, तो पुराने बैलेंस शीट में मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 रुपए की है। अब वो एडजस्टमेंट में कह रहे 30,000 की लैंड एंड बिल्डिंग को 40,000 करो, नथिंग बट आई हैव टू एप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10,000। कितने से अप्रिशिएट करना है लैंड एंड बिल्डिंग को? 10,000 से। कैसे मिले 10,000? तो पुरानी लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 माइनस नई लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, या 40 माइनस 30, द डिफरेंस इज 10,000। तो 30 पहले था, उसे 40 पे लेके आना है, नथिंग बट आई हैव टू एप्रिशिएट इट बाय 10,000। इज इट क्लियर? तो अप्रिशिएट करना है मतलब मुझे पुराने लैंड एंड बिल्डिंग में 10,000 रुपए ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं पहला काम क्या कर रहा हूँ, पुरानी लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 पुराने बैलेंस शीट से उठा रहा हूँ, नए बैलेंस शीट के एसेट में लिख रहा हूँ लैंड एंड बिल्डिंग, इनर कॉलम में 30,000, मुझे उसमें कितना एप्रिसिएट करना है 10,000, तो नेक्स्ट लाइन पर मैं लिख रहा हूँ प्लस एप्रिसिएटेड 10,000 या प्लस एप्रिसिएशन 10,000, सो 30 प्लस 10 माई टोटल लैंड एंड बिल्डिंग टू आउटर कॉलम इज 40,000, जो मुझे चाहिए, राइट? 30 पुराना था वो मैंने लिखा, प्लस 10,000 मैंने उसमें बढ़ाया, तो मैं नए बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग ऑटोमेटिकली कितनी हुई 40,000, राइट? अब लैंड एंड बिल्डिंग में बढ़ा रहा हूँ, तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ने से हमारा फायदा है या नुकसान है? आंसर इज लैंड एंड बिल्डिंग इज माय एसेट, एसेट बढ़ने पर हमारा फायदा है, यस और नो। प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉपर्टी इंक्रीजेस मींस इट इज माय प्रॉफिट, तो इस प्रॉफिट को मैं लिखूंगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में एज बाय लैंड एंड बिल्डिंग, आउटर कॉलम में 10,000, मुझे 10,000 का फायदा हुआ तो मैंने आउटर कॉलम में लिख लिया। ये क्लियर है? सिंपल सी एडजस्टमेंट 3 थी कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 40,000 पे लेके आओ, तो 30,000 की लैंड एंड बिल्डिंग थी, मैंने उसे 10,000 से अप्रिशिएट कर दिया, तो पहला इफेक्ट मैंने नए बैलेंस शीट में दिया, दूसरा इफेक्ट मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में दे दिया, तो यहाँ पर मेरा डबल इफेक्ट हो गया ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अब चलते हैं ऑन द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 4। ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं, वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व टू बी इंक्रीज बाय 10,000। वो कह रहे हैं वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व को 10,000 से बढ़ाओ। किसे बढ़ाना है? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को बढ़ाना है। तो वेयर इज वर्कमेंस कंपेंसेशन? तो पुराने बैलेंस शीट के लायबिलिटी में देखो देयर इज अ वर्कमेंस कंपेंसेशन 30,000, यस और नो। तो ऑलरेडी बैलेंस शीट में वर्कमेंस कंपेंसेशन है 30,000। वो कह रहे हैं इस 30,000 को आपको बढ़ाना है बाय 10,000, मतलब पुराने वर्कमेंस कंपेंसेशन में मुझे 10,000 बढ़ाने हैं, मतलब मुझे वर्कमैन कंपेंसेशन इंक्रीज करना है। वर्कमैन कंपेंसेशन कहां पर है? लायबिलिटी में है, तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, उस 30,000 को उठा रहा हूं एंड इस साल के या नए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख रहा हूं वर्कमैन कंपेंसेशन इन अ कॉलम में 10,000। अब एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं उसमें 10,000 बढ़ाओ, तो मैं नीचे लिख रहा हूं प्लस इंक्रीज 10,000, प्लस इंक्रीज मैं उसमें इंक्रीज कर रहा हूं, प्लस इंक्रीज 10,000, सो 30 प्लस 10 टोटल वर्कमैन कंपेंसेशन बाहर कितना बचेगा 40,000। ये पहला इफेक्ट हुआ। उन्होंने कहा है कि वर्कमेंस कंपेंसेशन को 10,000 से बढ़ाओ, वेरी सिंपली कहा है। तो वेयर इज माय वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व? वो है पुराने बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, तो मैंने पुराने बैलेंस शीट के लायबिलिटी से उठाया, नए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखा इनर कॉलम में 30,000। अब कितने से बढ़ाना था? 10,000 से, तो मैंने 10,000 उसमें लिख लिया प्लस इंक्रीज 10,000, तो 30 प्लस 10 टोटल वर्कमेंस कंपेंसेशन मेरा बाहर बचा 40,000, राइट? ये मेरा पहला इफेक्ट हुआ, यहां तक क्लियर है? अब बिंग एडजस्टमेंट इस वर्कमेंस कंपेंसेशन को हम 10,000 से बढ़ा रहा है, उसका मुझे सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। तो सेकंड इफेक्ट देने पर या देते वक्त हमें यह सोचना पड़ेगा कि ये जो वर्कमैन कंपेंसेशन बढ़ा वो कौन से साइड बढ़ा? लायबिलिटी में बढ़ा। वर्कमैन्स कंपेंसेशन लायबिलिटी है आपकी, तो लायबिलिटी में मैंने 10,000 बढ़ाए, तो लायबिलिटी इंक्रीज होने पर आपका फायदा है या नुकसान है? आंसर इज आपका नुकसान है। आपका कर्जा बढ़ा, यस और नो, जो लायबिलिटीज थी वो इंक्रीज हुई, आपका कर्जा बढ़ा, देना बढ़ा, तो देना बढ़ा यानी कि हमारे लिए नुकसान है। तो वर्कमेंस कंपेंसेशन बढ़ने पर नथिंग बट लायबिलिटी बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ी इज नथिंग बट आर लॉस, तो इस लॉस को मैं लिखूंगा ऑन रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू वर्कमेंस कंपेंसेशन 10,000। ये क्लियर है? तो मैंने
नुकसान लिखा वर्कमैन्स कंपेंसेशन 10,000। तो वर्कमैन्स कंपेंसेशन को 10,000 बढ़ाना था, मैंने लायबिलिटी में 10,000 बढ़ाया वर्कमैन्स कंपेंसेशन में, एंड वर्कमैन्स कंपेंसेशन यानी कि लायबिलिटी बढ़ने पे मेरा नुकसान है वो मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिख लिया। तो यहाँ पर मेरा एडजस्टमेंट नंबर 4 का भी डबल इफेक्ट हुआ। यहाँ तक क्लियर है? तो चलते हैं ऑन द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 5। ये भी सिंपल है बट नहीं है। अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम्स ₹200 टू बी अकाउंटेड फॉर। अनअकाउंटेड मतलब 200 रुपए का कोई हिसाब हमारे पास अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी कि बैलेंस शीट में कहीं पर नहीं, राइट? 200 रुपए ऐसे है जिसका हिसाब नहीं है बट आना बाकी है, अनअकाउंटेड है बट अक्रूड इनकम है, तो उसे लिखो। नथिंग बट अक्रूड इनकम का मतलब क्या? इनकम अक्रूड है मतलब मुझे 200 रुपया आना बाकी है। वाई आना बाकी? इट इज इनकम। तो अक्रूड यानी कि आना बाकी है, तो अक्रूड इनकम मतलब मुझे इनकम के 200 रुपये अभी भी आने बाकी है। किससे आना बाकी है, क्यों आना बाकी है नहीं बताया, ठीक है, वो हमें चाहिए भी नहीं, वो बस बोल रहे कि अक्रूड इनकम है तो उसकी एंट्री करो, राइट? अब मेरा पहला सवाल, अक्रूड इनकम यानी कि पैसा आना बाकी है, तो पैसा आना बाकी है तो इसे हम कहाँ लिखेंगे? तो इसका पहला इफेक्ट मैं दूंगा ऑन द न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड। वाई एसेट साइड? आना बाकी है, आना बाकी यानी कि एसेट्स, जैसे कि लायबिलिटी यानी कि कर्जा यानी कि देना बाकी है, देना बाकी यानी कि लायबिलिटी, वैसे ही आना बाकी यानी कि एसेट्स। तो अक्रूड इनकम का पहला इफेक्ट मैं दूंगा ऑन द एसेट साइड। ये क्लियर है? क्या क्या कह रहे हैं वो फिर से ध्यान से सुनो। वो कह रहे अक्रूड इनकम टू बी अकाउंटेड फॉर। अक्रूड इनकम यानी कि पैसा आना बाकी है, इनकम मिलना बाकी है, तो मिलना बाकी है, कितना मिलना बाकी है? 200 रुपये एडजस्टमेंट के हिसाब से। तो इसका पहला इफेक्ट मैं कहाँ दे रहा हूँ? एसेट्स में दे रहा हूँ। एसेट्स में मैं लिख रहा हूँ अक्रूड इनकम 200। एसेट्स में क्यों? क्योंकि आना बाकी मतलब एसेट, जैसे कि देना बाकी यानी कि लायबिलिटी, वैसे ही आना बाकी यानी कि एसेट्स। तो मैंने एसेट्स में लिखा अक्रूड इनकम 200। ये मेरा पहला इफेक्ट हुआ। अब मैं कौन से साइड पर अक्रूड इनकम लिख रहा हूं? मैं एसेट्स में लिख रहा हूं। एसेट्स में लिखने से एसेट साइड बढ़ेगी, एसेट्स बढ़ने पे हमारा क्या है? फायदा। ये सिंपल, ये आइटम क्या है? ये अक्रूड इनकम है, इनकम यानी कि फायदा है। तो इसका सेकंड इफेक्ट मैं दूंगा ऑन द रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, मैं लिखूंगा बाय अक्रूड इनकम 200 रुपीज़। ये और नो कि मुझे 200 रुपये आना बाकी है, दिस इज माई इनकम, फायदा है, तो मैं रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख रहा हूँ बाय अक्रूड इनकम 200 रुपीज़। यहाँ तक क्लियर है? तो अक्रूड इनकम का भी डबल इफेक्ट हो गया, एक चला गया एसेट्स में, दूसरा चला गया रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो अक्रूड इनकम का डबल इफेक्ट कंप्लीट हुआ, यानी कि यहाँ पर मेरी एडजस्टमेंट 5 कंप्लीट हुई। चलते हैं ऑन एडजस्टमेंट नंबर 6। क्या कह रहे? पहले उसे पढ़ते हैं फिर देखते कि उसके लिए हमें करना क्या है। तो वो कह रहे द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स are to be in a new profit sharing ratio, taking old partners total capital as base after adjustment. Actual cash is to be paid off or brought in by partners for adjusting their capital accounts. तो वो कह रहे हैं सारे पार्टनर्स का, ऑफ ऑल पार्टनर्स मतलब इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, इन सब का कैपिटल आपको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है, राइट? बाय टेकिंग टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर एज बेस आफ्टर एडजस्टमेंट। तो उस पर धीरे धीरे करके आते हैं। तो इसमें से जो पहला टेक अवे मेरा है कि मुझे तीनों पार्टनर्स का कैपिटल उनके नए रेशो में एडजस्ट करना है। सो हमारे पास नया रेशो है क्या? डू वी हैव न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? तो हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, सारी एडजस्टमेंट कंसिडर की, कहीं पर आपको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। इज इट क्लियर? सो देयर इज नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या नो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन इन द क्वेश्चन। तो मेरा पहला काम क्या होगा इस एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के लिए? मुझे पहला नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा, यस और नो? सो व्हाट आई विल डू, मैं सबसे पहले बैलेंस शीट के नीचे आ रहा हूं, वर्किंग नोट लिख रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहां पर मैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर करूंगा या कैलकुलेशन ऑफ नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करूंगा। कैसे? वो सबको आता है, यस और नो? तो इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, राइट? लेकिन टू डू इट मैं आपको टाइम दे रहा हूं, यस और नो? 1 दिन का टाइम दे रहा हूं। तो ये जो वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, ये आपका आज का दूसरा होमवर्क है। तो आपको ये नया पीएसआर कैलकुलेट करके रखना है, फिर इस एडजस्टमेंट को कैसे सॉल्व करना है, 6th एडजस्टमेंट हमारी पेंडिंग है, वो हम एक साथ सॉल्व करते हैं। ऐसा हमने कभी सॉल्व नहीं किया हुआ है, राइट? तो आपका बस काम इतना ही है कि यू हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, राइट? तो ये वर्किंग नोट आपको कंप्लीट करनी है। बट इस वर्किंग नोट को कंप्लीट करने के लिए मैं फिर से आपको एज यूजुअल 2 स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा हूं। एक, जो पुराने पार्टनर्स है कौन कौन है? भावेश एंड चंद्र, उनका ओल्ड रेशियो इज 3:1 यानी कि 3/4 एंड 1/4। तो भावेश एंड चंद्रा का ओल्ड रेशियो इज 3/4,
1/4। एंड दूसरा जो नई पार्टनर है आलिया, उसका उन्होंने एडजस्टमेंट 1 में कहा है कि उसका रेशियो है 1/5, राइट। एडजस्टमेंट 1 के ऊपर कहा है कि 1/5 शेयर के लिए आपने आलिया को पार्टनर किया, तो मैं यहां पर कह रहा हूं आलिया शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 1/5। जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा है 1/5, पुराने पार्टनर इज 3/4 एंड 1/4। तो ये दोनों बेस बना के आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। दिस इज योर टुडेज होमवर्क। इज इट क्लियर? तो आपका दो होमवर्क है। एक जो हमने क्वेश्चन की शुरुआत में इस सम को सॉल्व करने से पहले जो सम डिस्कस किया था प्रैक्टिकल एग्जांपल 1, वो कंप्लीट आपको करना है एज अ होमवर्क। एंड दूसरा आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना है, राइट। प्लस आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करके रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है अभी वाले सम का, राइट। तो अभी जो हम सम सॉल्व कर रहे हैं उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्लोज करो, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके रखो। तो ये 3 चीजें आपको होमवर्क के लिए करनी है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल 1 इज योर होमवर्क, दूसरा कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर इज योर होमवर्क, एंड अभी के क्वेश्चन का आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करना है, उसका प्रॉफिट है या लॉस है वो कैलकुलेट करके पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड उसका सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में देके रखो, राइट। फिर आगे पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज नहीं करना है क्योंकि ये एडजस्टमेंट अभी हमारी पेंडिंग है, राइट। चलो तो फिर आज हम यही रुकते हैं। कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर का सम, ये कल हम कंप्लीट करेंगे एंड हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बट जो मैं टाइम टू टाइम आपको होमवर्क बता रहा हूँ वो आपको करने हैं। डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आसान बनेगा। इज इट क्लियर? चलो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय।